आज हमारा लेक्चर जो है एपिडेमियोलॉजी के रिलेटेड स्टडीज जो हम लोग क्लास टाइम कर रहे थे उनसे हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने पिक्चर शो हो रही होगी, इमेज शेयर हो रहा होगा। हमने ऑब्जर्वेशनल स्टडीज सारी कर ली थी, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हमने स्टार्ट करनी थी। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी को डायरेक्टली चलते हैं कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमने क्या क्या देखा। चलिए ये हम सारा कर चुके थे। क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी हो गई थी, ठीक है। हेड स्टडी भी हमने कर ली थी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी से हमने स्टार्ट किया जी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होती है। एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जब हम किसी डिजीज को जानने के लिए उसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आप देखें हम कॉमनली रेफर करते हैं एज अ क्लिनिकल ट्रायल और स्टडी इन विच दिस ट्रीटमेंट और प्रोसीजर इन इंटरनेशनली introduces the epidemiologist and result outcome is observed। जो हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स को एक्सपेरिमेंटल स्टडी में करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, मेरे पास कुछ नेट का इशू है, शायद हम वीडियो ऑफ कर लेते हैं तो उससे शायद कुछ बेहतर हो जाएगा। लगता है तो काफी बेहतर होना शुरू हो गया, अब अलर्ट नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में हमने बात की, उसका हमारे पास जी नेक्स्ट पे हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो आपके पास एम्स आ रहे होंगे। एम्स हमारे पास क्या होती है? टू प्रोवाइड साइंटिफिक प्रूफ। हमने साइंटिफिक प्रूफ कर ढूंढना है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो उस एटियोलॉजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंगली था या नहीं था, या उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। To provide a method for measuring the effectiveness or efficiency of health services for prevention, control, treatment of disease, improve the health community। तो उन तमाम तरजीहों से हवाले से हम देखेंगे कि हमारे पास कम्युनिटी में इस तरीके से हम किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके थ्रू हम इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मेंटेन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। यहाँ तक हमने बात की। उसके बाद है जी टाइप्स, इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं? दो हमारे पास इसकी मेन टाइप्स होती हैं। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होता है और नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होता है। हमने पहले जब स्टडीज की बात की थी तो तब हमने सब के बारे में बात की थी कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास आरसीटी और एनआरसीटी होती है। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल क्या होता है जी? डेवलपमेंट ऑफ एन असेसमेंट मेथड होता है जिसके थ्रू हम एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास डिफरेंट पीपल जो होंगे वो स्टडी कर रहे होंगे, रैंडमली एलोकेटेड एक डिफरेंट ट्रीटमेंट पे। इट इज रेयरली एन एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। आरसीटी जो होगा, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर क्लिनिकल ट्रायल। इसके लिए अगले पेज पे आपको इसकी सही एग्जांपल समझ आएगी। स्टेप्स डिज़ाइन किए जाते हैं, ड्राइंग ऑफ अ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद सिलेक्ट करते हैं रेफरेंस एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन पे, फिर उसके बाद रैंडमाइजेशन करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, फॉलो अप करते हैं, असेसमेंट ऑफ आउटकम। रैंडमाइज कंट्रोल बेसिकली हम अगर हम क्लास की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ को हम ये डिजीज़ के लिए स्टडी कर रहे हैं, हम उन पे ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स पे हम ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो उससे हमारे पास पता चलना शुरू हो जाएगा, हमारे पास प्रोटोकॉल सेट कर दिया जाएगा, एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो जाएंगे पॉपुलेशन पे, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, फॉलो अप करवा सकते हैं, बॉयज़ को बुलाया जा सकता है दोबारा, असेसमेंट ऑफ आउटकम, और उसके बाद असेसमेंट की जा सकती है। सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस एंड एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन, इसमें क्या है जी? रेफरेंस और टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है? इट इज द पॉपुलेशन टू विच
The findings of the trial are expected to be applicable. A reference population may be mankind in specific age, sex, occupation, or social groups. किसी भी तरह हो सकती है। इस तो हम सब लोगों को पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक्सपेरिमेंट और स्टडी पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं उन पे, जिन पॉपुलेशन को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पॉपुलेशन पे हम स्टडी करेंगे, तो उसका एक्चुअल पॉपुलेशन जो होगी वो उसमें पार्टिसिपेट करेगी। फिर रैंडमाइजेशन, हम रैंडमाइज करेंगे, पार्टिसिपेंट्स को एलोकेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, कंट्रोल ग्रुप और एक में हमारे पास जो होगा वो रैंडमाइजेशन इज एन अटेम्प्ट to eliminate bias and allow for comparability. Every individual करता क्या है जी, वो हासिल करता है equal chance of being allocated into the group. Allocate करते हैं किसी भी एक डिफरेंट ग्रुप में, तो वो हमारे पास उस हवाले से चल रहा है। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन कैसे हो सकती है? हमने एग्जांपल ली थी कि हमने क्लास के स्टूडेंट्स लिए, उसमें हमने कहा कि ये हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी, एक क्लास के स्टूडेंट हो गए। फिर एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, हमने कहा कि एक्सपेरिमेंट या फिर स्टडी पॉपुलेशन, हम क्लास में से 30 बच्चे, 50 में से 30 स्टूडेंट्स के पास हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। फिर हमने रैंडमाइजेशन किया, हमने उसमें से बॉयज अलग किया और गर्ल्स अलग किया। फिर हम मैनिपुलेशन क्या कर सकते हैं, having formed the study and control group, the next step is to intervene and manipulate the study group by deliberate application or withdrawal or reduction of causal factor as laid down in protocol. This manipulation creates an independent variable whose effect is then determined by measurement of final outcome, which constitute the dependent variable. ये उसके डिपेंडेंट वेरिएबल पर, मतलब हमने 30 लोग लिए, उसमें मैनिपुलेशन क्या कर सकते हैं कि हमने 30 में से 15 गर्ल्स, 15 बॉयज, तो 15 को अंदर हमारे पास कोई एक मिक्सिंग हो सकता है, कोई पेशेंट हमारे पास मिक्सअप हो सकते हैं, तो उससे हमें पता चल सकता है। फॉलो अप, हम फॉलो अप करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि लोगों में उसका क्या आउटकम आया है। दिस इम्प्लाइज एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप subject to define a definite interval of time and in a standard manner of time. हम उनको प्रॉपर फॉलो अप बुलाएंगे, उससे हमें उसके हवाले से डिटर्मिनेंट का पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमारे पास कितना आउटकम बेहतर हुआ। The final step is assessment outcome of trial term of positive result or negative result. हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट क्या होगा और नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा। वैसे इसमें बड़ा कॉमन सा वो चीज़ होती थी, आप लोगों को याद होगा जब कोविड में होते थे, तो कोविड दौर में पॉजिटिव रिजल्ट और नेगेटिव रिजल्ट का बड़ा रोल होता था। ये वो वाला बेसिकली। नॉन रेंडमाइज कंट्रोल रेंडमाइज ट्रायल क्या होता है जी, इसमें हमने रेंडमाइजेशन नहीं की। कोई भी जगह पे आप फॉर एग्जाम्पल काम कर रहे हैं तो आपने कोई रेंडमाइजेशन नहीं की कि हमने इस ग्रुप के लोगों को ये मेडिसिन देनी है या ये नहीं देनी। आपके पास हर एक पेशेंट, आप फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्पिटल में बैठे हैं, हम रेंडमाइज कंट्रोल में भी हम एक देख सकते हैं कि हम हॉस्पिटल में हमारे पास डायरिया से पेशेंट आ रहे हैं, हम देख रहे हैं हमने हर एक पेशेंट को डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन लगा रहे हैं। हम रैंडमाइज नहीं कर रहे कि ये रैंडमली हमारे पास पहले 10 लोगों में हम ये देखेंगे, पहले जो 20 लोगों में हम ये मेडिसिन देंगे, ऐसा नहीं कर रहे। अब हम सेपरेट सेपरेट ग्रुप, उनको रैंडमाइज नहीं कर रहे, हम सेपरेट ग्रुप में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। हमारे पास जो आ रहा है हम उसको वो मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसे हम नॉन रैंडमाइज ट्रायल करें। ड्यू टू एथिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉस्ट, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि आप रिजॉर्ट करें रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को। This approach is cruel, ये थोड़ी सी टफ हो जाएगी हमारे लिए। Degree of comparability is low and spurious result will be high. Useful to know whether specific therapy is valuable for the particular disease to determine the appropriate dose to investigate adverse reactions जो होंगे उसमें उस तरीके से हम चलेंगे। Merits, merits में हमारे पास scientifically ideal methods removes a large number of biases, build up faith in finding of the study, ensure the temporal
relationship between exposure and outcome determinants need long time, have ethical issues, expensive, ये तमाम चीज़ें हमारे पास नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में ये चीज़ें हमारे पास शो होती हैं। कि हमें उसके साइंटिफिक आइडियल मेथड में पता होना चाहिए, उसमें बाइसेस कितने हो सकते हैं, बिल्डअप फेथ कितना होना चाहिए लोगों में। आप एक पेशेंट आया जिसको दर्द हो रही है, आपने उसे प्लेसिबो इफेक्ट चेक करने के लिए उसे आपने कोई भी प्लेसिबो ड्रग दिया और दूसरे को आपने पेन किलर दिया। अब पेन किलर के साथ आपको पता चल जाएगा कि ये प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से ये बंदा फेथ उसका कैसा है, फेथ की वजह से वो ठीक हो गया। टेम्पोरल रिलेशनशिप आप देखें तो टेम्पोरल हमारे पास रिलेशनशिप एक्सपोजर एंड आउटकम का डिटर्मिनेंट्स का कितना हो सकता है, लॉन्ग टाइम हो सकती है, इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, कितने इश्यूज हो सकते हैं। लोग कहेंगे कि नहीं, ये हमें आप पहले 10 लोगों में ना रखो, हम बाद वाले 10 लोगों में आएंगे, ये इस तरह की चीज़ें हमारे पास होती है। फील्ड ट्रायल हम कैसे देते हैं? फील्ड ट्रायल इज द वन सच टाइप ऑफ द इंटरवेंशनल स्टडी डिजाइन टू इवैल्यूएट प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। इसमें हमारे पास प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। The studies are carried out on the ground or on the field in people not admitted to an institution but in subject of the population। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर हमारे पास जो काम हम जिस स्टडी को हम एक जगह पे कर रहे हैं, उस जगह पे हमारे पास पीपल का जो अवाम है उनका उससे रिलेटेड क्या असर रसूख है, क्या वो उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या उस हवाले से हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, उन लोगों को कितने उसके बारे में आइडिया है, कितनी वो डिजीज फ्री लोग हैं, कितने लोगों को डिजीज से बचाना है, वो उसमें हमारे पास रिस्क फैक्टर्स होंगे, वो हमें सारे देखेंगे। They are carried out to people who do not necessarily have particular disease but are considered at risk। वो लोग जो डिजीज नहीं है लेकिन वो पर्टिकुलर एक कंसर्न को हम रिस्क पे कंसिडर करते हैं कि वो उनमें रिस्क हो सकता है कि उनको डिजीज है या नहीं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, वो कहता है कि जी हमारे पास largest field trial was the testing the SAL vaccine for the prevention of poliomyelitis, which involved over 1 million children। SAL vaccine हम लोगों ने दी 1 million children को। कम्युनिटी ट्रायल, अगर हम कम्युनिटी ट्रायल की बात करें तो हम एक लार्ज कम्युनिटी को एक ट्रायल दे देते हैं कि जी हमारे पास डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट विलेजेस में, जगह जगह पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों में जितनी कम्युनिटी है उनको वो एक दवाई का ट्रायल देते हैं। कम्युनिटी ट्रायल आर एन एक्सटेंशन ऑफ फील्ड ट्रायल। ये फील्ड ट्रायल की एक्सटेंशन होती है। तो पहले एक ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, उनको दवाई देंगे, उसके इम्पैक्ट क्या आएगा, उसके बाद फिर आप कम्युनिटी में मेडिसिन देंगे ताकि उसका ट्रायल देख सकें कि उसके साथ एडवांटेजेस हमें हो सकते हैं या नहीं। उसके बाद है जी स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी। हमारे पास एपिडेमियोलॉजी का स्कोप क्या है? एपिडेमियोलॉजी से काजेशन ऑफ द डिजीज हमें पता चलती है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज पता चल जाती है, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हम मालूम कर सकते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरवेंशंस हमें पता चल सकती है। एपिडेमियोलॉजी से किसी भी डिजीज का हमने वजह टोटली किस नेचर की वजह से होती है, हेल्थ स्टेटस लोगों का कैसा है, या फिर हमारे पास इंटरवेंशंस कैसी हो रही है दवाइयों की या उसके बारे में। कंसेशन ऑफ डिजीज में आप देखें, मोस्ट ऑफ डिजीज आर काज्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ज्यादातर डिजीज हमारे पास इकोलॉजिकल ट्रायड को कवर करते थे। अब ये देखें कि हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस है, एग्जाम्पल नहीं है मेरा, तो उसका काजेशन हमारे पास क्या है, जेनेटिक, एनवायरमेंटल और एजेंट। ठीक है, एजेंट में हमारे पास तीनों चीजें आ रही है, जेनेटिक भी आ रहा है और कोई दूसरा भी आ रहा है, एक साथ में एनवायरमेंट आ रहा है, होस्ट भी आ रहा है। अब एनवायरमेंटल फैक्टर आया तो हमारे पास डायबिटीज होगी। पर्सनल बिहेवियर अफेक्ट दिस इंटरप्ले। Epidemiology is used to study the influence and the effect of preventive and intervention through health promotion। हमारे पास कैजेशन में आ जाएगा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज की अगर हम बात करते हैं। Hence, it refers the progression of a disease process in an individual over time in the absence of। हमारे पास
एब्सेंस ऑफ द ट्रीटमेंट में हमारे पास ओवर द टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो रहा है, वो चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं। कैसे चल रही है? फॉर एग्जांपल, अनट्रीटेड इन्फेक्शन हमारे पास है विद HIV काजेज, स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लिनिकल प्रॉब्लम्स है, बिगिनिंग ऑफ द टाइम हमारे पास है HIV का है, एड्स का है, यूजुअली डेथ हो जाती है। तो हमें उसके बारे में पता चलता है कि कितनी ज्यादा प्रोग्रेस कर सकती है। नेचुरल ऑफ हिस्ट्री ऑफ डिजीज हमें क्या बताती है? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को आगे एक टेबल के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें, स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी एक्सपोजर होता है, स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज, पैथोलॉजिक चेंजेस आ गई, अब ऑनसेट ऑफ सिम्टम आने शुरू हुए, स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज आ गई, यूजुअली टाइम ऑफ डायग्नोसिस पे हमारे पास क्लिनिकल डिजीज हो चुकी होती है, स्टेज ऑफ रिकवरी, डिसेबिलिटी या डेथ। आगे तो फिर हमारे पास आउटकम ये तीन चीजें हो सकती है, या रिकवरी हो सकती है, या डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर डेथ हो सकती है। हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन आपको एपिडेमियोलॉजी के साथ लोगों का हेल्थ स्टेटस पता चल सकता है कि वो कितने डिजीज फ्री हैं, कितने डिजीज्ड लोग हैं, कितना लोगों में हमारे पास किस तरीके से हमने कौन सी अथॉरिटी यूज करनी है, और लोगों को किस प्रोग्राम के तहत प्रिवेंट करना है, और उनका केयर कैसे करनी है। वो अगर डिजीज है तो उनको डिसेबिलिटी से बचाना है, और अगर डिसेबल हो गए हैं तो उनको डेथ से बचाना है, और अगर डिजीज नहीं है तो उन्हें हमें प्रिवेंट कैसे करना है। हेल्थ स्टेटस हमें ये चीजें बताएगा। एपिडेमियोलॉजी is often used to describe health status of population. Knowledge of the population burden in population is essential for health authorities. To use limited resource, हम limited resource use करते हैं to the best possible effect, कि हमारे पास अच्छे से अच्छे तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सके प्रायोरिटी हेल्थ प्रोग्राम्स को, जिनके साथ हम प्रिवेंशन कर सके और केयर कर सके। Evaluation of intervention. Evaluation of interventions to evaluate the effectiveness and efficiency of health services. इससे हम हेल्थ की सर्विसेज को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, एफिशिएंट कैसे कर सकते हैं, इसके साथ हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं कुछ चीज़ों को जो पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकती हैं, जैसे कि हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, या हमारे पास सैनिटेशन मेथड्स को बेहतर कर सकते हैं, डिजीज फ्री कर सकते हैं। ठीक, ये सवारी हमारे पास इवेलुएशन इंटरवेंशन में। अचीवमेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी की अचीवमेंट्स क्या है? आइडेंटिफाई डिजीज करना, डिजीज पैटर्न को करना, डेवलपिंग ट्रीटमेंट करना, प्रमोट करना हेल्थ को, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ये सारी चीजें हमारे पास उसमें अचीवमेंट। आइडेंटिफाई डिजीज पैटर्न, एपिडेमियोलॉजी के थ्रू हमें पता चल जाता है कि डिजीज किस तरीके से लोगों में प्रोग्रेस करेगी, कैसे फैलेगी, क्या पैटर्न इस्तेमाल होगा, स्प्रेड कैसे होगी। मसलन कोविड का हमें पता चलता था कैसे स्प्रेड होगा। डेवलपिंग ट्रीटमेंट, एपिडेमियोलॉजी कैन हेल्प डेवलप ट्रीटमेंट्स फॉर डिजीज। एपिडेमियोलॉजी के थ्रू हम ट्रीटमेंट ढूंढ सकते हैं। हमने ट्रीटमेंट ढूंढा, डेवलप करवाया, हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट कर, प्रमोटिंग हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी कैन हेल्प प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज। प्रमोट करने से, हेल्थ को प्रमोट करने से डिजीज फ्री हो जाता था कि हमारी हेल्थ बेहतर होगी तो हमारे अंदर ये मसाइल आएंगे नहीं, हमारे अंदर आउटकम्स बहुत कम आएंगे। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिंग एप्लीकेशन, एपिडेमियोलॉजी हैज एक्सपेंडेड इट्स एप्लीकेशंस टू इंक्लूड क्रोनिक डिजीज। इसके थ्रू हम एक्सपैंड कर सकते हैं कि हमारे पास कोई क्रोनिक डिजीज है, कोई इंजरी है, कोई हेल्थ रिलेटेड इवेंट है, उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, उसको हम मेंटेन करवा सकते हैं। ये चीज़ें हमारे पास अचीवमेंट्स में आती है, एपिडेमियोलॉजी की अचीवमेंट्स। ये एडवांटेजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? कहते हैं जी कि आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर, इससे हमें रिस्क फैक्टर का पता चल जाता है। इवैल्यूएट इंटरवेंशंस, हम इंटरवेंशन इवैल्यूएट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं डिजीज के ट्रेंड को, डेवलप कर सकते हैं गाइडलाइंस को, पॉलिसीज को, आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरियाज और स्ट्रेंथ को और वीकनेस को कवर कर सकते हैं। ये हमारे पास एपिडेमियोलॉजी की। आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स को अगर हम देखें, एपिडेमियोलॉजी कैन हेल्प आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स फॉर डिजीज
which can inform public health policies and intervention. हमें आसानी से पता चल सकता है कि पब्लिक हेल्थ की पॉलिसी में हमारे पास क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। इवैल्यूएट इंटरवेंशन, उससे हमें पता चल जाता है कौन कौन सी वैक्सीन हमें करवानी चाहिए, मेडिकेशंस किस तरह यूज करनी चाहिए, लोगों को कैसे कैसे उसके बारे में गाइडलाइन देनी चाहिए। मॉनिटर डिजीज ट्रेंड, हम इसके थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं एपिडेमियोलॉजी के थ्रू कि हमारे पास पब्लिक हेल्थ में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन से प्रेवलेंस हो रहे हैं, उनकी डिजीज का प्रेवलेंस कितना हो चुका है। डेवलप गाइडलाइंस को अगर हम देखें तो डेवलप गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज ये क्या करती हैं, हम एपिडेमियोलॉजी के थ्रू डेवलप कर सकते हैं गाइडलाइंस को कि ये चीज़ इस तरह से फैल रही है, इसको हम ऐसे स्क्रीनिंग करके रोक सकते हैं, इसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशन हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू रोक सकते हैं, कौन से शेड्यूल के थ्रू रोक सकते हैं, हम उन चीज़ों का शेड्यूल बना सकते हैं, उसे कहते हैं डेवलप गाइडलाइन एंड पॉलिसी। आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अगर हम इसके थ्रू हम एपिडेमियोलॉजी के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरिया कि कौन से एरिया में हमारे पास डिजीज की स्ट्रेंथ है और कौन से एरिया में हमारे पास वीकनेस है, हम लोगों को उस वीकनेस वाले एरिया में से निकाला जा सकता है ताकि लोगों को केयर किया जा सके, उनको प्रिवेंट करवाया जा सके उस डिजीज से। एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल एपिडेमियोलॉजी, अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं क्लासिकल एपिडेमियोलॉजी की, कॉलरा एपिडेमिक इन लंदन, डिजीज ट्रांसमिशन है, फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट डिजीज स्प्रेड है, सीजनल ट्रेंड है, हार्ड इम्यूनिटी है, हर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है, ये तमाम तर चीजें हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। मसलन कॉलरा एपिडेमिक में हमने देखा था कि जॉन स्नो ने कहा था कि लंदन का वो जो पानी आ रहा था जिसकी वजह से डाउन स्ट्रीम की तरफ पंप लगे हुए थे, तो वो हमारे पास लोगों में कॉलरा फैल रहा था। जब हमने अपस्ट्रीम वाली साइड पे पंप इस्तेमाल किया, पानी इस्तेमाल किया, तो लोगों में पानी खत्म हो गया। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। डिजीज ट्रांसमिशन आप देखें, एपिडेमियोलॉजिस्ट की स्टडी से हमारे पास लोगों में डिजीज के स्प्रेड होने के चांसेस का हमें पता चल सकता है, कंटेमिनेट कैसे कर सकते हैं, कब तक हो सकते हैं, क्या 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 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे किसके थ्रू हम कर सकते हैं, वाटर और एयर कैसे हमारे पास कंटेमिनेट हो सकती है, कौन कौन सी डिजीज में हमारे पास वाटर और एयर कंटेमिनेट होती है। सीजनल ट्रेंड को देखें तो हमारे पास फूड बॉर्न इलनेसेस हैं, अक्सर वो फ्रीक्वेंटली होती है, ठीक है। उसके अलावा फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट डिजीज स्प्रेड, एग्जांपल में देखें तो हमारे पास जो ह्यूमन इंटरेक्शन होती है, ट्रैवलिंग के दौरान, क्लाइमेट के दौरान, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हवाले से, ये तमाम चीजें हमारे पास इसमें एग्जांपल है। हर्ड इम्यूनिटी हमारे पास व्हेन पॉपुलेशन इम्यूनिटी टू अ डिजीज डिक्रीज, जब हमारे पास कोई डिजीज डिक्रीज होती है तो नंबर ऑफ केसेस में जो हमारे पास डिजीज डिक्रीज हो रही होती है लेकिन नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे होते हैं। ये भी हमारे पास हमने देखा था कि हमारे पास लोगों की तादाद, इंसिडेंस ऑफ द डिजीज कम हो गया लेकिन प्रेवलेंस ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एपिडेमियोलॉजी के एग्जांपल्स में ये तमाम चीजें कंसीडर की जाती हैं। आज का लेक्चर हम यही डिवाइड करते हैं क्योंकि हमारा जुमे का टाइम है। वैसे भी हमारे पास 6 मिनट से मैंने कहा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हमारे प्लेस पूछ सकते हैं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट।